Now moving on to a very important part of connective tissue, that is classification of connective tissue. ये तो हमने पढ़ा बच्चों, किसी भी टिश्यू को अगर आप ट्रू कनेक्टिव टिश्यू कहना चाहते हैं तो उसमें हम तीन चीजों की बात करते हैं, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। तो देखिए बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू को अब हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान सुनेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बीच में जो सब्सटेंसेस हैं, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, जो मैट्रिक्स है, आखिर उस मैट्रिक्स का नेचर कैसा है। तो समझे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में हम सेल्स, मैट्रिक्स और प्रोटीन फाइबर्स की बात करते हैं। बार बार बोल रहे हैं ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए, ध्यान सुनिए बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू में हम तीन चीजों की बात करेंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स हम कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट है, अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी तो उसे कहा जाएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट है तो उसे हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर बच्चों वहीं पर वो मैट्रिक्स डेंस हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, मिनरलाइज्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, प्लीज समझें, मैट्रिक्स अगर सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर मैट्रिक्स डेंस, सॉलिड एंड मिनरलाइज्ड हो जाया करती है, जैसे कि हम कार्टिलेज एंड बोन की बात करेंगे तो उसे नाम दिया जाता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्टली, अगर मैट्रिक्स बिल्कुल पानी की तरह हो गई है, यानी कि लिक्विड हो गई है, पर खास बात है ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट हैं, यानी दैट मैट्रिक्स इज फाइबर्स फ्री। तभी तो बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब आप ब्लड एंड लिव वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए बच्चों, अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अगर मैट्रिक्स डेंस एंड मिनरलाइज्ड है तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और अगर मैट्रिक्स लिक्विड हो चुकी है तो उसे नाम दिया जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड एंड लिव। तो देखिए बच्चों, आई रिपीट, कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। मैट्रिक्स अगर सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैट्रिक्स अगर मिनरलाइज्ड है तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और मैट्रिक्स अगर लिक्विड है तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। खास बात ये बच्चों, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए बच्चों यहां पर इन जनरल हम कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड द अनदर वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड में हम दो सब डिवीजन मानकर चलेंगे। मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड है तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन्स एंड कार्टिलेज, और मैट्रिक्स अगर फ्लूइड है, लिक्विड नेचर की है, दैट वुड बी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड एंड लिव। तो देखिए बच्चों, अब इन सभी कनेक्टिव टिश्यूज को हमें वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो देखिए बच्चों, जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, आपके दिमाग में ये बात तो कंफर्म रहनी चाहिए कि यहां पर मैट्रिक्स जब भी होगी वो कैसी होगी बच्चों, सॉफ्ट होगी। तो इतना याद रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने मैट्रिक्स की बात करी, लेकिन उसी मैट्रिक्स में हम दो और कंपोनेंट्स की बात करेंगे, दैट इज सेल्स एंड फाइबर। तो ये तो कंफर्म है कि मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी, लेकिन उस सॉफ्ट मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है। हो सकता है सेल्स एंड फाइबर बहुत दूर दूर हो, यानी लूजली पैक्ड हो, या फिर हो सकता है सेल्स एंड फाइबर बहुत पास पास हो, यानी डेंसली पैक हो। यानी कि मैट्रिक्स तो सॉफ्ट होगी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पर उस सॉफ्ट मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैट्रिक्स ज्यादा होगी और फाइबर्स कम होंगे, समझे बच्चों, अगर मैट्रिक्स ज्यादा होगी यानी मोर मैट्रिक्स, और फाइबर्स अगर कम होंगे यानी लेस फाइबर्स। समझे बच्चों, अगर मैट्रिक्स ज्यादा होगी और फाइबर्स कम होंगे तो फाइबर्स दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी लूजली अरेंज होंगे। तो दैट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर विल बी नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर मैट्रिक्स कम हो जाए, यानी बच्चों देयर इज लेस मैट्रिक्स
और फाइबर्स अगर ज्यादा होंगे तो अब उन फाइबर्स को पास पास आकर अरेंज होना पड़ेगा, यानी यहां पर डेंस पैकिंग देखने को मिलेगी। सो दैट वुड बी टर्म्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से समझ लें, आगे वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आई रिपीट बच्चों, मैट्रिक्स अगर सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उस सॉफ्ट मैट्रिक्स में अगर सेल्स और फाइबर दूर दूर हैं दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, और सेल्स ऑफ फाइबर पास पास हैं दैट वुड बी नोन एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये चीज तो कंफर्म है बच्चों, चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, दोनों में मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी। अब देखिए बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू is further classified into two different categories. The first one is areolar connective tissue and the another one is adipose connective tissue. इन्हें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर इस वाले पार्ट को आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप मुझे सोच कर बताएं, कनेक्टिव टिश्यू है, तीन चीजें होंगी, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। आने वाले टाइम पर मैं आपसे ही पूछूंगा और डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ध्यान सुने बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। आप मुझे बताएं यहां मैट्रिक्स कैसी होगी? मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। मुझे बताइए यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा होगी या कम होगी? मैट्रिक्स ज्यादा होगी क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये तो बात होगी बच्चों रिगार्डिंग मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर सेल्स की बात करें बच्चों, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में तीन टाइप के सेल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वो तीन टाइप के सेल्स कौन से होंगे? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। देखिए बच्चों इतना याद रखेंगे, मैट्रिक्स यहां सॉफ्ट होगी, मैट्रिक्स यहां पर ज्यादा होगी क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट में फाइबर्स की अगर मैं बात करूं तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स का नंबर ज्यादा होता है, उनके कंपैरिजन में इलास्टिक फाइबर्स का नंबर थोड़ा कम होता है, जबकि रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो इतना याद रखेंगे, अगर आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट मैट्रिक्स लेनी होगी, आपको ज्यादा मैट्रिक्स लेनी होगी। आपको सॉफ्ट मैट्रिक्स में, ज्यादा मैट्रिक्स में तीन टाइप के सेल्स को सस्पेंड करना होगा, मेजरली फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। फिर वहां पर आप कोलेजन फाइबर के बंडल ज्यादा अरेंज करवाइए, थोड़े बहुत इलास्टिक फाइबर्स अरेंज करवाइए, रेटिकुलर फाइबर्स बिल्कुल अरेंज नहीं करवाएंगे। तो क्या तैयार होगा बच्चों? दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। अब दूसरा पार्ट समझिए बच्चों, दैट इज एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ये होगा फैट स्टोर करने वाला कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्चुअली में क्या करना है बच्चों, एरियोलर के ही मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बस आपको क्या करना है, एरियोलर की ही मैट्रिक्स में हमें एडिपोस सेल ज्यादा सस्पेंड कर देने हैं, तो बस एरियोलर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। तीनों कंपोनेंट्स हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स अगर सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसमें भी दो होंगे बच्चों, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें भी सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज में मैंने आपको दो बताए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज में भी सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान सुने बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कैसी होगी? सॉफ्ट होगी। और हमने देखा बच्चों यहां पर फाइबर्स बहुत कम होंगे, तो उसी वजह से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल स्पंज लाइक हो जाया करता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाया करता है। दैट्स व्हाई एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन को ध्यान से सुने बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर। उसमें हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी लूज और डेंस, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं लूज। लूज में भी एरियोलर और एडिपोस, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना याद रखेंगे, मैट्रिक्स बेहद सॉफ्ट होगी, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। पर हमने अभी अभी देखा कनेक्टिव टिश्यू तो अलग अलग टाइप का है, तो आखिर उन सब में से भी वो कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो दैट इज
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ये पॉइंट मैं आपको अभी समझा देता हूं बच्चों, ध्यान सुने। हमने कहा था एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू तो बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली में मैक्सिमम ऑफ द चांसेस में एपिथेलियम टिश्यू जिस कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करता है वो कौन सा होता है बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तभी तो लास्ट स्टेटमेंट यहां पर मैंने मेंशन किया है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम टिश्यू। तो आपको बस इतना याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें लूज और डेंस। पहले हम पढ़ रहे हैं लूज में हम पढ़ रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी टिश्यू। अब देखिए बच्चों, अगर पहले मैं आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम की तरफ ले चलूं तो आप ध्यान सुनेंगे। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 103 फिगर नंबर 7.4 का ए पार्ट है और ये डायग्राम एज इट इज आपके मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बनाना है, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। चूंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स यहां पर सॉफ्ट होगी, साथ ही साथ मैट्रिक्स यहां पर ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों, इतनी सारी मैट्रिक्स यहां पर मैंने बना दी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे बच्चों, मैक्सिमम मैट्रिक्स या फिर मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये यहां पर हमने मेंशन भी किया है, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैक्सिमम मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डायग्राम को आप ध्यान समझे बच्चों। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करी, सॉफ्ट मैट्रिक्स से ज्यादा है। अब दो कंपोनेंट्स बचे, सेल्स एंड फाइबर। मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर हम तीन टाइप के सेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने यहां पर फाइब्रोब्लास्ट को रिप्रेजेंट किया, हमने यहां पर मैक्रोफेज को रिप्रेजेंट किया और लास्टली हमने यहां पर मास्ट सेल को रिप्रेजेंट किया। और भी सेल हो सकते हैं, लेकिन इन तीन सेल्स का नंबर यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब फाइबर्स की अगर बात करें बच्चों तो देखिए, कोलेजन फाइबर के बंडल्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि इलास्टिक फाइबर्स का नंबर कम होगा एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। और आप देख सकते हैं बच्चों, चूंकि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर्स कम हैं, इसीलिए ये फाइबर्स दूर दूर अरेंज होते हैं। यहां पर इनकी लूज पैकिंग हो जाया करती है, सेल्स भी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इस टिश्यू में हमें कई सारा एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है। और कोलेजन फाइबर के बंडल्स और सेल्स के इररेगुलर अरेंजमेंट की वजह से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में जो हमें कई सारा एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है, दैट एम्प्टी स्पेस इज नोन एज एरियोली। क्या कहते हैं बच्चों, एरियोली। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स के ज्यादा होने की वजह से, या फिर फाइबर्स एंड सेल्स के कम होने की वजह से, या फिर उनके इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या फिर कई सारे एम्प्टी स्पेस यानी एरियोली पाया जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। यहां पर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा होती है, ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम टिश्यू। तो एक मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार आप एनसीईआरटी के इस डायग्राम को जल्दी से मेरे साथ ऑब्जर्व करें बच्चों। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल मेन एग्जाम में एज इट इज आ चुका है। कोलेजन फाइबर के बंडल्स देखने को मिल रहे हैं, इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एग्जाम्पल्स वेयर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम टिश्यू। अब ये एडिशनली और कहां पाया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है बच्चों, दैट इज टेला सबक्यूटेनिया। इसको ध्यान सुने बच्चों, सब का मतलब होता है नीचे, क्यूटेनिया वर्ड इज रिलेटेड टू स्किन। तो नाम से पता चल रहा है ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर है ये हमारी स्किन के नीचे पाया जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों, स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट लेयर्स। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, दैट इज आउटर वन, एंड द सेकेंड लेयर बिलो द एपिडर्मिस, दैट इज डर्मिस। तो देखिए बच्चों, एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर हम कहते हैं स्किन। तो देखिए बच्चों, ये जो टेला सबक्यूटेनिया स्ट्रक्चर है ये बनता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, एंड इट विल बी डेफिनेटली प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी ये चमड़ी के नीचे मिलेगा। तभी तो एनसीईआरटी भी लिखती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो वो किस एग्जांपल की बात कर रही है, दैट इज टेला सबक्यूटेनिया। तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये हमारी स्किन है और नीचे की तरफ जो है हमें यहां पर मसल्स देखने को मिलती हैं।
तो हमारी स्किन और मसल को जो लूज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है उसी को नाम दिया जाता है टेला सबक्यूटेनिया। आप यहां पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखेंगे बच्चों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और एक और चीज याद रखेंगे, टेला सबक्यूटेनिया कनेक्ट्स स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है दैट इज सब म्यूकोसा ऑफ अवर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे कि बच्चों कुछ स्ट्रक्चर यहां पर मैंने मेंशन किए हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट हैं। फिर हमने यहां पर ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन की बात की है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। और आप जानते हैं बच्चों ये सभी स्ट्रक्चर्स अंदर से होलो होते हैं, और आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, इन सभी स्ट्रक्चर्स की जो वॉल होती है, अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो आप जानते हैं यहां पर हमें इनकी वॉल में 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ नाम बताऊं, आप आने वाले फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, तो आप ध्यान सुने बच्चों। आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सिरोसा। क्या कहलाती है बच्चों? सिरोसा। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है मस्क्यूलरिस। क्या कहलाती है बच्चों? मस्क्यूलरिस। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एलएमएल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और एक होती है सीएमएल यानी सर्कुलर मसल लेयर। तभी तो मैंने आपसे कहा था बच्चों एनिमल टिश्यू पूरी एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके साथ चलेगा। तो बस इतना याद रखें, इन सभी स्ट्रक्चर्स की वॉल में बाहर से अंदर की तरफ हम 4 लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, उसके अंदर होती है मस्क्यूलरिस, उसके अंदर होती है सब म्यूकोसा और लास्ट में होती है म्यूकोसा। तो बच्चों इन सभी स्ट्रक्चर्स की वॉल में जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो कौन से टिश्यू से बनती है? दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कुछ और एग्जांपल्स यहां डिस्कस कर लेते हैं जो आपके मसल वाले चैप्टर में आपके काम आएंगे। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम मसल फाइबर। देखिए बच्चों यहां पर एक स्केलेटल मसल का डायग्राम बना हुआ है। देखिए ये तो है एक मसल फाइबर। बच्चों एक सिंगल मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम एंड इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर क्या होता है, बहुत सारे, ये सब आप लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां ध्यान से सुन लें, वहां आप मुस्कुराना जरूर। ध्यान सुने बच्चों, एक सिंगल मसल फाइबर की जो कवरिंग है दैट इज एंडोमाइसियम, इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जब बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर एक बंडल बनाते हैं बच्चों, उस बंडल को तो कहा जाता है फेसिकल, और उस बंडल की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पेरीमाइसियम एंड दिस पेरीमाइसियम इज आल्सो मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बस इतना याद रखेंगे, एक मसल फाइबर की कवरिंग और मसल फाइबर के बंडल की जो कवरिंग है यानी एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम रिस्पेक्टिवली आर कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वैसे लगे हाथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जब बहुत सारे बंडल मिलते हैं तो तैयार होती है एंटायर मसल। और बच्चों किसी मसल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज नोन एज एपीमाइसियम, वो बनती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो बस इतना याद रखेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स सबसे ज्यादा मिलती है, इसको हम स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। It forms the support framework for epithelium and it is the most widely distributed tissue in the animal body। और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जैसे कि टेला सबक्यूटेनियम, हमने देखा एंडोमाइसियम पेरीमाइसियम, हमने देखा सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। चलिए बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर के बाद दूसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको बता चुका हूं adipose connective tissue is formed by the modification of areolar connective tissue। अब एक लाइन आप पहले सुन लें बच्चों, एनसीईआरटी लिखती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। हमने एग्जांपल देखा टेला सबक्यूटेनिया। सिमिलरली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो सिचुएटेड बीनीथ द स्किन। इसका एग्जांपल थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में जब आप एडिपोज साइट्स को एम्बेडेड करवा देंगे भारी मात्रा में, then that areolar connective tissue will be transformed into adipose connective tissue। और देखिए बच्चों हमने पढ़ा था जब एडिपोसाइट 2 टाइप के होंगे तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से होंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। तो देखिए बच्चों हमने यहां लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स 2 टाइप ऑफ एडिपोस टिश्यू यानी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स आर फाउंड इन द एनिमल बॉडी। देखिए हमने लिखा है व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। अब आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा।
जब बहुत सारे मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स मिलेंगे तो वो जो एडिपोस टिश्यू बनेगा दैट वुड बी व्हाइट फैट, और जब बहुत सारे मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स मिलेंगे तो जो एडिपोस टिश्यू बनेगा दैट वुड बी ब्राउन फैट। और इनके बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, याद कीजिए बच्चों। जो व्हाइट फैट है उसमें मोनोलोक्यूलर एडिपोस सेल हैं, मोनोलोक्यूलर हैं तो उनमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम है, तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करवा पाते हैं। जबकि जो ब्राउन फैट की बात करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीलोक्यूलर एडिपोस सेल, रिवीजन चल रहा है बच्चों, यहां पर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है, और याद कीजिए ये व्हाइट फैट के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यील्ड करता है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों टाइप के एडिपोस टिश्यू के एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन फैट। देखिए बच्चों, याद कीजिए व्हाइट फैट और ब्राउन फैट में से ज्यादा एनर्जी कौन देगा? ब्राउन फैट ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट जनरेट करेगा। तो लॉजिक वाइज आप इसके एग्जांपल को समझ सकते हैं बच्चों। वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ज्यादा हीट की जरूरत है, या फिर वो एनिमल्स जो कि ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें ज्यादा हीट की जरूरत है, तो उनके पास क्या होना चाहिए? ब्राउन फैट। जैसे बच्चों मैं बात करूं, जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत आसानी से निमोनिया हो सकता है, उसको ठंड लग सकती है। तो छोटे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए, छोटे बच्चे को कोल्ड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक छोटे बच्चे की बॉडी में कौन सा फैट होना चाहिए? दैट इज ब्राउन फैट। तो लॉजिक वाइज बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कि ब्राउन फैट का पहला एग्जांपल हमने लिखा है, कोल्ड रेजिस्टेंस इन न्यूबॉर्न बेबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आपने सुना होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि विंटर सीजन में स्लिप में चले जाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं हाइबरनेशन। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हम बात करें कुछ रोडेंट्स होते हैं जैसे कि रैट, कुछ और मैमल्स की हम बात कर सकते हैं जैसे कि श्रू, ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं। ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ठंड का मौसम आते ही ये अपने बिल में चले जाते हैं। अब बिल में चले जाएंगे तो इनको बाहर से फूड नहीं मिलेगा, तो उस समय ये अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को किससे फुलफिल करते हैं? थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्राउन फैट। तो इतना याद रखेंगे, छोटे बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसके अंदर ब्राउन फैट है, और जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन के दौरान बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउन फैट। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट फैट। यहां पर पहला एग्जांपल जो हमने लिखा है वो एनसीईआरटी को जस्टिफाई कर सके इसलिए लिया है। याद कीजिए, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो यहां पर पहला एग्जांपल व्हाइट फैट का है, दैट इज पेनिकुलस एडिपोसस। डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारी एपिडर्मिस और ये है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर हमने नाम दिया स्किन। बच्चों, हमारी स्किन के जस्ट नीचे या फिर स्किन की डर्मिस के नीचे यहां पर हमें इस तरह से व्हाइट फैट की लेयर नजर आ रही है, और यही कहलाता है हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। यानी बच्चों समझें, एपिडर्मिस और डर्मिस तो है स्किन, बिलो द डर्मिस ऑफ स्किन a layer of white fat is present, which is also called hypodermis of skin. It is also known as paniculus adiposus, और ये किसकी बनी होती है? that is white fat. तो बस इतना याद रखेंगे, white fat का पहला एग्जांपल बच्चों that is hypodermis of skin। तो एनसीईआरटी के उस स्टेटमेंट को फिर से जस्टिफाई करता हूं बच्चों। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट beneath the skin, टेला सबक्यूटेनिया। Adipose connective tissue is present beneath the skin, hypodermis of skin, that is paniculus adiposus। और भी कुछ एग्जांपल्स यहां पर हमने व्हाइट फैट के लिए हैं, जैसे कि मैं बात करूं येलो बोन मैरो। बच्चों, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कार्टिलेज और एक पढ़ना है बोन। जब बच्चों किसी लॉन्ग बोन का हम ट्रांसफर सेक्शन लेकर देखेंगे, जो हम जरूर देखेंगे, फिलहाल आप समझें, जब आप लॉन्ग बोन का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इंटरनली एक होलो कैविटी मिलती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी। और बच्चों, उस बोन मैरो कैविटी में व्हाइट फैट भरा होता है जिसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बोन। हमें अंदर की तरफ होलो कैविटी मिलती है, और उस कैविटी के अंदर जो व्हाइट फैट भरा हुआ है दैट इज येलो बोन मैरो। अगले एग्जाम्पल को यहां पर पढ़ते हैं, दैट इज ब्लबर ऑफ वेल। आप जानते हैं बच्चों, जो वेल जैसे एनिमल होते हैं ये ओशियंस में पाए जाते हैं, और समंदर का पानी काफी ठंडा होता है, तो इनको ठंड से बचाना जरूरी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमने देखा हमारे अंदर चमड़ी के नीचे
एक व्हाइट फैट की पतली सी लेयर है, दैट इज हाइपोडर्मिस। तो इन जानवरों में क्या होता है, चमड़ी के नीचे की जो हाइपोडर्मिस होती है वो थोड़ी और मोटी हो जाया करती है, थोड़ी नहीं वैसे ज्यादा मोटी हो जाया करती है, एंड दैट एक्स्ट्रा मोटी हाइपोडर्मिस लेयर इज नोन एज ब्लबर इन दीज ओशियन एनिमल्स। और बच्चों वहां पर ये व्हाइट फैट की लेयर इंसुलेटर के तौर पर काम करती है ताकि बॉडी की इंटरनल हीट को बाहर जाने से रोका जा सके, ताकि इनके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करवाया जा सके इन दैट कोल्ड एनवायरमेंट। तो बस इतना याद रखेंगे। हमने कुछ एग्जांपल देखे जैसे कि ब्लबर इन व्हेल, हमने देखा येलो बोन मैरो, और भी कई सारे एग्जांपल्स है जैसे कि हमने लिखा है हम्प ऑफ कैमल। देखिए बच्चों, कैमल में ये जो कुबड़ निकली होती है इसको कहते हैं हम्प, और इस हम्प के अंदर भरा होता है व्हाइट फैट। उस तरह से बच्चों जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर हमें फैट जो है वो कुछ सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में मिलता है, जैसे हमारे अंदर तो हाइपोडर्मिस की कंटिन्यूअस लेयर होती है, व्हाइट फैट की एक लेयर होती है, जबकि फ्रॉग में वही व्हाइट फैट कुछ सेपरेटेड बॉडीज की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है जिन्हें हम कहते हैं फैट बॉडीज। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उस सॉफ्ट मैट्रिक्स में अगर सेल्स ऑफ फाइबर दूर दूर होंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें हमने पढ़ा एरियोलर, एंड द सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का सेकंड पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो आप मुझे सोचकर बताएं बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए बच्चों कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होगी उसका नेचर सॉफ्ट होगा या फिर हार्ड होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि यहां पर भी मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो या डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है। तो कंफर्म है यहां पर भी मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी, पर हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर्स कम है, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स तो कम है और फाइबर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है उन फाइबर्स को पास पास अरेंज होना होगा, यानी यहां पर पैकिंग जो होगी वो बहुत डेंस होगी, लेकिन आखिर वो पैकिंग किस तरह से हो रही है उस बेसिस पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन इज इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो आपके सामने यहां पर दो फिगर बने हुए हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि दोनों ही फिगर आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 103 के फिगर नंबर 7.5 का ए और बी पार्ट है। तो इन दोनों फिगर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। आई रिपीट बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है और फाइबर ज्यादा है, तो पैकिंग तो डेंस होगी, पर वो पैकिंग दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि फाइबर्स और सेल्स का उस कम मैट्रिक्स में अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में हो सकता है, अल्टरनेट पैटर्न में हो सकता है, देन इट वुड बी टर्म्ड एज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। या फिर बच्चों इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉर्ड। अगर कॉर्ड वर्ड आ जाए इसका मतलब है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हो सकता है कि उस कम मैट्रिक्स में अगर फाइबर्स और सेल्स इररेगुलरली अरेंज्ड हों, कोई अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज ना हो रखे हों, देन इट वुड बी नोन एज इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो नोन एज शीथ। अगर शीथ वर्ड आ जाए तो आप मानकर चलें बात हो रही है इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक बार रिपीट करते हैं बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, पर यहां पर मैट्रिक्स कम है और फाइबर ज्यादा है, इसलिए अरेंजमेंट बिल्कुल डेंस है, जो पैकिंग है बिल्कुल डेंस है। पर अगर वो पैकिंग एक रेगुलर पैटर्न में होगी देन इट वुड बी नोन एज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और कॉर्ड। अगर वो पैकिंग इररेगुलर पैटर्न में होगी इट वुड बी नोन एज इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और अदरवाइज नोन एज शीथ। अब एक बात तो कंफर्म बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है और फाइबर ज्यादा है, तो कौन से फाइबर ज्यादा हैं उस बेसिस पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज WFCT व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द अनदर वन इज YFCT दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इतना याद रखेंगे बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है, फाइबर ज्यादा है। अगर कोलेजन फाइबर भरमार हो तो उसका कलर हमें व्हाइट नजर आएगा, इसलिए उसे हम कह रहे हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जबकि अगर येलो फाइबर ज्यादा हो
तो वहां पर मैट्रिक्स हमें येलोइश नजर आएगी, सो दैट कनेक्टिव टिश्यू वुड बी टर्म्ड एज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। पर खास बात आप ऑब्जर्व करें बच्चों, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स बोथ आर कंप्लीटली एब्सेंट, जबकि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में माना कि येलो फाइबर ज्यादा होते हैं, इसलिए मैट्रिक्स येलोइश नजर आती है, लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में कोलेजन फाइबर्स यानी व्हाइट फाइबर्स भी पाए जाते हैं। एक चीज को याद रखें, चाहे वो WFCT हो या YFCT हो, दोनों में रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स भी एब्सेंट होंगे, जबकि यहां पर इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा हैं, इसलिए ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन यहां पर थोड़े बहुत कोलेजन फाइबर्स यानी व्हाइट फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स कम फाइबर ज्यादा। फाइबर कौन से ज्यादा हैं उस बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया, पर यहां पर अरेंजमेंट के बेसिस पर इनको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो हम कॉर्ड कहेंगे, या फिर अरेंजमेंट इररेगुलर होगा तो हम शीथ कहेंगे। यहां पे भी अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो हम कॉर्ड कहेंगे, इररेगुलर होगा तो हम शीथ कहेंगे। अब बच्चों पहले तो इन जनरल आप समझ लें बच्चों, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जबकि शीथ का मतलब होता है चादर जैसा स्ट्रक्चर। तो आपको एक तरीका याद रखना है बच्चों, जो कॉर्ड होगी, जो रस्सी होगी, उसका फंक्शन होगा स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ना, जबकि जो शीथ होगी उसका मेन फंक्शन होगा किसी को कवर करना। आप जानते हैं बच्चों, रस्सी जोड़ने का काम करती है, जबकि चादर लपेटने का काम करती है, कवरिंग का काम करती है, या फिर लाइनिंग का काम करती है। और बच्चों आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना समझें, यह है सफेद कलर की रस्सी। आम भाषा में समझ रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो बच्चों। सफेद कलर की रस्सी, रस्सी मतलब कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रेगुलर, और सफेद बोल रहा हूं यानी WFCT। यह है सफेद रंग की चादर। सफेद मतलब WFCT, चादर मतलब शीत यानी इररेगुलर। उस तरह से बच्चों यह है पीले कलर की रस्सी और यह है पीले रंग की चादर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स कम फाइबर ज्यादा। कौन से फाइबर ज्यादा, उस बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया, WFCT एंड YFCT, और उनका अरेंजमेंट कैसा है उस बेस पर इनको भी फर्दर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, रेगुलर कॉर्ड, इररेगुलर शीट, रेगुलर कॉर्ड, इररेगुलर शीट। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और यहां पर भी दो कैटेगरी होंगी, एक होगा रेगुलर यानी कॉर्ड ऑफ WFCT, और एक होगा इररेगुलर यानी शीट ऑफ WFCT। तो WFCT में पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ WFCT। और मैंने आपको बता दिया बच्चों, कॉर्ड का मतलब रेगुलर, शीट का मतलब इररेगुलर। तो यहां पर जो कोलेजन फाइबर के बंडल होंगे, जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे, उनका मैट्रिक्स में अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में होगा, एक अल्टरनेट पैटर्न में वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होंगे। सो दिस इज नोन एज रेगुलर WFCT और कॉर्ड ऑफ WFCT। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनेंगे। मैंने आपको कहा कॉर्ड मतलब रस्सी, और रस्सी का काम होता है जोड़ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, सफेद रंग की रस्सी का बेस्ट एग्जांपल है टेंडन। क्या है बच्चों? टेंडन। और आप जानते हैं टेंडन एक वो स्ट्रक्चर है जो कि मसल और बोन को कनेक्ट करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, मसल और बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है टेंडन, एंड टेंडन इज मेड अप ऑफ रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज शीट ऑफ WFCT, या फिर हम कह सकते हैं इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर कोलेजन फाइबर के बंडल और फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स में इररेगुलर पैटर्न में अरेंज हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए बच्चों एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता चुका हूं, शीट का मतलब होता है चादर जो किसी को कवर करेगा। और एक और चीज बच्चों, ये जो सफेद रंग की चादर है ये बेहद मजबूत होगी, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर के बंडल्स हैं, और हम जानते हैं कोलेजन फाइबर बहुत ही स्ट्रांग होंगे। यानी इतना याद रखें, ये एक सफेद रंग की मजबूत चादर है। तो इसका मेन फंक्शन समझें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को हम इस सफेद रंग की मजबूत चादर से कवर कर देंगे, ताकि क्या होगा, उन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन मिल सकेगी। और बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर के बाहर इस कवरिंग का नाम अलग अलग हो जाया करता है, जैसे कि
द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। यानी बच्चों हमने अपने हार्ट को एक सफेद रंग की चादर में लपेट रखा है। सफेद रंग की चादर मतलब द शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम एंड इट इज मेड अप ऑफ इररेगुलर और शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली बच्चों बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज पेरिओस्टियम, कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम। सिमिलरली हमारी मसल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिमाइसियम, हमारी किडनी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज रीनल कैप्सूल, टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसी तरह से जो हिपैटिक लोब्यूल होता है, मैं हिपैटिक लोब की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, आप जानते हैं लीवर बाइलोब्ड होता है और हर लोब के अंदर कुछ लोब्यूल पाए जाते हैं। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। वो एग्जांपल बाद में मेंशन होगा। उस तरह से बच्चों जैसे कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज ड्यूरामेटर। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं जैसे कॉर्निया, आप जानते हैं कॉर्निया इज द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द आईबॉल। तो कॉर्निया भी किससे बनता है? इररेगुलर यानी शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक बार समराइज करते हैं बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। यहां मैट्रिक्स कम है, फाइबर ज्यादा है। कौन से फाइबर ज्यादा है उस बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर हैं तो WFCT, अगर कोलेजन फाइबर कम और इलास्टिक फाइबर ज्यादा है तो YFCT। WFCT में और YFCT में अरेंजमेंट के बेस पर इनको भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, रेगुलर कॉर्ड, इररेगुलर शीट। हमने डिस्कस किया WFCT, आप याद रखेंगे सफेद रंग की रस्सी टेंडन जो मसल और बोन को जोड़ती है, और सफेद रंग की जो चादर है वो अलग अलग ऑर्गन्स को बाहर से कवर करती है ताकि उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। चाहे फिर वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन हो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हिपैटिक लोब्यूल क्यों ना हो, ये सभी आउटर मोस्ट कवरिंग किससे बनती है? दैट इज शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अगले की तरफ मूव करते हैं, दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कोलेजन फाइबर्स कम होंगे, इलास्टिक फाइबर ज्यादा हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और अरेंजमेंट के बेसिस पर इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वन इज कॉर्ड एंड द अनदर वन इज शीथ। पहले बात कर लेते हैं द कॉर्ड ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये पीले रंग की रस्सी है और रस्सी है तो जोड़ने का काम करेगी। तो बच्चों ये जो रस्सी है ये बोन से बोन को जोड़ती है। बेस्ट एग्जांपल इज लिगामेंट। तो इतना याद रखेंगे, सफेद कलर की रस्सी, रस्सी मतलब कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रेगुलर, सफेद मतलब WFCT टेंडन, और पीली येलो मतलब YFCT लिगामेंट। चलिए बच्चों YFCT में लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द शीथ, या फिर हम कह सकते हैं इररेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है द वॉल ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स। बच्चों यहां पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में जरूर डिस्कस करेंगे। एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो डबल लेयर होती है। इनर लेयर तो बनती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से और आउटर लेयर बनती है थ्रू येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें भी कौन सा बच्चों? शीथ यानी इररेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने लिया है यहां पर द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल। हमारे लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल की वॉल में भी मिलता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और एक और एग्जाम्पल है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। आप ये वहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। हमारे लैरिंग्स में हम दो अलग अलग टाइप के वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं बच्चों। एक होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स जिनका मेन फंक्शन होता है फोनेशन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जबकि एक होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, उनका मेन फंक्शन होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। तो बस इतना याद रखेंगे, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसी के साथ कंप्लीट होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। एक बार फिर से समराइज करते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स सॉफ्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर सेल्स ऑफ फाइबर दूर दूर हैं तो लूज, पास पास हैं तो डेंस। लूज में एरियोलर, एरियोलर में ही अगर एडिपोज सेल ज्यादा आ जाएंगे तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। डेंस में हमने दो पढ़े WFCT एंड YFCT। WFCT में कॉर्ड, टेंडन और शीथ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स। YFCT में हमने पढ़ा कॉर्ड, लिगामेंट
और शीथ में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जैसे कि एल्वियोलाई ऑफ लंग्स की वॉल में, ट्रू वोकल कॉर्ड्स और ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स की वॉल में. सो दिस इज ऑल अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ओवरऑल दिस इज द एंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. लेकिन बच्चों अब हमें शुरू करना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और उसमें दो आएंगे, एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक होगा वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. पर उससे पहले एक और स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो बच्चों, हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डिस्कस किया, चाहे वो लूज हो या डेंस हो, चाहे वो एरियोलर हो या एडिपोज हो, चाहे वो WFCT हो या YFCT हो, किसी में भी अभी तक हमने रेटिकुलर फाइबर्स के प्रेजेंस की बात नहीं करी है. तो बच्चों इतना याद रखें, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है जिसकी मैट्रिक्स में अगर रेटिकुलर फाइबर्स डेंस नेटवर्क बनाएंगे देन दैट वुड बी टर्म्ड एज रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. और याद कीजिए हमने पढ़ा था बच्चों, रेटिकुलर फाइबर्स मेनली हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, यानी कि रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेनली लिम्फॉइड ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा. इसीलिए बच्चों रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज लिम्फॉइड टिश्यू. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू RFCT इज ऑल्सो नोन एज लिम्फॉइड टिश्यू बिकॉज इट इज मोस्टली फाउंड इन द लिम्फॉइड ऑर्गन. और चूंकि बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू है तो यहां पर हम तीन चीजों की बात करेंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर. ये एक लिम्फॉइड टिश्यू बच्चों, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो बिल्कुल लिम्फ की तरह होती है. इसकी जो मैट्रिक्स होती है बिल्कुल लिम्फ की तरह क्लियर होती है. अगर उस मैट्रिक्स में हम फाइबर्स की बात करें तो रेटिकुलर फाइबर्स डेंस नेटवर्क बनाएंगे, और अगर हम सेल्स की बात करें बच्चों तो फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलते हैं. यहां पर हमें रेटिकुलर सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस भी देखने को मिलते हैं. और लास्ट पॉइंट समझे बच्चों, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रोमा टू सेवरल सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब वैसे बच्चों एग्जांपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें, मैंने आपको बताया रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज लिम्फॉइड टिश्यू. तो ये मेनली हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलता है, जैसे कि ये हमारी स्प्लीन में पाया जाता है. आप जानते हैं स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, तो ये हमारी स्प्लीन में मिलता है. ये हमारे और भी लिम्फ नोड्स में मिलता है जैसे कि टॉन्सिल्स या फिर पेयर पैचेस. एक एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो आने वाले लेक्चर्स में हमारे काम आएगा, दैट इज एंडोऑस्टियम. हमने देखा बच्चों आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरिऑस्टियम. जैसे कि डायग्राम में आप समझ सकते हैं, अगर हमने बोन का कट सेक्शन लिया है बच्चों, तो बोन की जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ये तो है पेरिऑस्टियम, और अंदर की तरफ जो होलो कैविटी है दैट इज बोन मैरो कैविटी. तो बोन मैरो कैविटी की जो लाइनिंग होगी दैट इज एंडोऑस्टियम, एंड दिस एंडोऑस्टियम इज कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. जब हम बोन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी बच्चों. क्या? पेरिऑस्टियम इज द कवरिंग ऑफ बोन, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड एंडोऑस्टियम इज द कवरिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी एंड इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंप्लीट होता है. Now moving on to the second half of classification of connective tissue, that is specialized connective tissue. और आप याद कीजिए बच्चों, हमने पढ़ा था specialized connective tissue is divided into two categories. The first one is skeletal connective tissue, जिसमें हम cartilage and bones को include करेंगे, and the second one is vascular और fluid connective tissue, जिसमें हम blood and lymph को include करेंगे. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों. जो ब्लड एंड लिम्फ वाला पार्ट है ये अलग से डिस्कस किया जाएगा इन द चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो एनिमल टिश्यूज टॉपिक में हमें जो लास्ट में कनेक्टिव टिश्यूज डिस्कस करना है दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. तो देखिए बच्चों शुरू करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, बेहद आसान टॉपिक है. आइए शुरू करते हैं बच्चों. याद कीजिए, अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट है दैट वुड बी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. जबकि हमने बात की थी बच्चों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होती है वो डेंस होती है और मिनरलाइज्ड होती है. और खास बात है बच्चों, जब मैट्रिक्स में मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाया करता है तो वो मैट्रिक्स हार्ड हो जाया करती है. सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, एक है कार्टिलेज और एक है बोन. और याद करेंगे बच्चों एनिमल टिश्यूज के पहले लेक्चर में जब मैं आपको डिवीजन ऑफ लेबर समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो जाहिर सी बात है बच्चों
कार्टिलेज एंड बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें दो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का डिस्कशन करना है। सबसे पहले मॉड्यूल के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, हम शुरू करेंगे कार्टिलेज और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बोन्स। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, कार्टिलेज टॉपिक को आप इतना ध्यान से सुनेंगे ताकि बोन वाला पार्ट आपके लिए बेहद आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज के ही मॉडिफिकेशन से बनेगी। बस हमें कुछ लेबलिंग्स चेंज करनी होंगी, कुछ नाम बदलने होंगे और वही कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बोन्स में। तो आइए शुरू करते हैं बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद आसान टॉपिक, द फर्स्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपके सामने सबसे पहले कार्टिलेज का डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चारों तरफ तो आपको ये जो ब्राउन कलर से नजर आ रही है, ये है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। यानी बच्चों अभी कार्टिलेज नहीं बनाया है, सिर्फ कार्टिलेज की कवरिंग हमने बनाई है। और याद कीजिए, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। याद करो बच्चों, ये सफेद रंग की चादर है, यानी पेरिकॉन्ड्रियम इज मेड अप ऑफ इररेगुलर यानी शीथ ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक चीज को समझे बच्चों, जब यहां पर नाम पेरिकॉन्ड्रियम है, जब बोन पढ़ेंगे तो वहां पर नाम पेरीओस्टियम होगा। जब यहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट होंगे तो वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट होगा। जब यहां पर कॉन्ड्रोसाइट होंगे तो वहां पर ऑस्टियोसाइट होंगे। यानी कि कार्टिलेज पढ़ते समय हम यहां पर प्रीफिक्स कॉन्ड्रो यूज करेंगे, जबकि बोन पढ़ते समय हम उस कॉन्ड्रो प्रीफिक्स को रिप्लेस कर देंगे ऑस्टियो टर्म से। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों, कार्टिलेज को ध्यान से सुने, बोन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। आइए फिर से शुरू करते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम एंड इट इज मेड अप ऑफ इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए बच्चों, कार्टिलेज को ना तो आप बनाएंगे और ना ही मैं बनाऊंगा। कार्टिलेज को बनाने का काम करेंगे कार्टिलेज को बनाने वाले सेल, यानी कि कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल, जिन्हें हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा बच्चों, याद कीजिए। फाइब्रोब्लास्ट के मॉडिफिकेशन से दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता था, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो क्या होता है बच्चों, कार्टिलेज की जो पेरीफेरी है यानी जो पेरिकॉन्ड्रियम है, उससे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स की एक सिंगल लेयर कार्टिलेज की पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती है। और खास बात यहां से जो निकल कर आ रही है बच्चों, ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल। जब कार्टिलेज बनाने वाले सेल पेरीफेरी पर होंगे तो ये चारों तरफ से कार्टिलेज का फॉर्मेशन पेरीफेरी से सेंट्रल रीजन की तरफ करेंगे। तभी तो हम कहते हैं बच्चों, कार्टिलेज की ग्रोथ हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। जब हम बोन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों, बोन की ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है। ये डिफरेंसेस साथ साथ ऑब्जर्व करते चलें तो बस इतना याद रखेंगे, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर सिचुएटेड ऑन द आउटर पेरीफेरी ऑफ द कार्टिलेज। और कार्टिलेज का प्रोडक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी वो हमेशा पेरीफेरी से सेंट्रल रीजन की तरफ होता है। अब देखिए बच्चों, कार्टिलेज की कवरिंग हो चुकी है, कार्टिलेज को बनाने वाले सेल आ चुके हैं, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब देखिए बच्चों, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाते हैं यानी कि कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं यानी ये तीन चीजें बनाते होंगे, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। तो वन बाय वन आइए देखते हैं ये तीनों चीजों का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो एक्चुअली में क्या होगा बच्चों, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं ये चारों तरफ से मैट्रिक्स का सिक्रेशन करते हैं। और अगर आपको याद हो बच्चों, कॉन्ड्रोब्लास्ट आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट आर द चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। तो देखिए डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, ये जो ब्लूइश कलर का आपको नजर आ रहा है, मान लेते हैं दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो देखिए कॉन्ड्रोब्लास्ट आर द कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल, ये मैट्रिक्स भी बनाएंगे, सेल्स भी बनाएंगे, फाइबर्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इनके द्वारा हमने मैट्रिक्स का सेंट्रीपिटली सिक्रेशन ऑब्जर्व किया है। अब देखिए बच्चों, कार्टिलेज की मैट्रिक्स के बारे में कुछ बातें करते हैं, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है दैट इज नोन एज कॉन्ड्रीन। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ड्रीन। और ये मैट्रिक्स बनती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाई एलुरोनिक एसिड। लेकिन खास बात देखिए, हाई एलुरोनिक एसिड तो सभी कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में होता है, पर याद करेंगे कार्टिलेज एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहां पर मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड हो जाया करती है। यानी बच्चों, हाई एलुरोनिक एसिड में मिनरल्स का डिपोजिशन भी देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। तो बस इतना याद रखेंगे, कार्टिलेज की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रीन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ हाई एलुरोनिक एसिड अलोंग विद मिनरल्स दैट इज कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। अब देखिए बच्चों, कार्टिलेज की मैट्रिक्स की कुछ तीन खास प्रॉपर्टीज यहां पर हमें डिस्कस करनी है, वन बाय वन ध्यान से सुनेंगे। कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है बच्चों, वो सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस होती है, इसका मतलब उसमें आर पार कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं होती है। जैसे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें बच्चों,
कार्टिलेज की इस मैट्रिक्स में सेंटर में आपको आर पार कोई भी कैविटी नजर नहीं आ रही है, तो बच्चों कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉलिड होती है, जबकि ऑन द अदर हैंड बच्चों बोन की मैट्रिक्स को हम नॉर्मली हार्ड कहते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी मैट्रिक्स में बीचों बीच एक होलो कैविटी मिलती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी। बच्चों कार्टिलेज के साथ साथ हम बोन को भी यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे। तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉलिड होती है, इसका मतलब आर पार कोई सेंट्रल कैविटी नहीं होती है। पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, सेंट्रल कैविटी तो नहीं है, पर कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कुछ छोटे छोटे एम्प्टी वैक्यूल लाइक स्पेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं लेक्यूना। क्या नाम देते हैं बच्चों? लेक्यूना। तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉलिड होती है, बोन के मैट्रिक्स को हम हार्ड वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्लायबल होती है। प्लायबल का मतलब होता है इसमें लचीलापन होता है। जैसे आप जानते हैं बच्चों, ये जो हमारा ईयर पिन्ना है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्टिलेज, और आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, इसमें प्लायबिलिटी देखने को मिलती है, यानी इसमें लचीलापन होता है। ऑन द अदर हैंड द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज नॉन प्लायबल। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों, बोन की जो मैट्रिक्स होगी उसमें लचीलापन नहीं होगा, वो सख्त होती है, वो नॉन प्लायबल होती है। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। कार्टिलेज की मैट्रिक्स रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी बच्चों ये दबाव झेलने की क्षमता रखती है। जैसे कि अगर हम इस ईयर पिन्ना की बात करें, आप इसको जोर से दबा सकते हैं, ये काफी लंबे समय तक दबाव झेल सकती है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, द मैट्रिक्स ऑफ बोन डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप बोन पर ज्यादा दबाव लगाएंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाया करती है, टूट जाया करती है। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों। कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉलिड होगी, बोन की मैट्रिक्स को हम हार्ड कहेंगे। यहां पर मैट्रिक्स प्लायबल है, वहां पर नॉन प्लायबल होगी। यहां पर मैट्रिक्स रेजिस्ट कंप्रेशन, वहां पर डू नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन। चलिए बच्चों, कार्टिलेज की मैट्रिक्स की बात हो चुकी है। अब दो कंपोनेंट्स और बचते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स। तो देखिए बच्चों, यही कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड होकर कार्टिलेज के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कार्टिलेज के सेल्स को नाम दिया जाएगा कॉन्ड्रोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज को बनाने वाले सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज के सेल कॉन्ड्रोसाइट। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, दीज कॉन्ड्रोब्लास्ट आर द एक्टिव सेल्स। याद कीजिए, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, एंड फाइब्रोब्लास्ट वर द अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, इन्हीं कॉन्ड्रोब्लास्ट के डिवीजन से, इन्हीं कॉन्ड्रोब्लास्ट के डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स का। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं लेकुना में। आपको एक चीज याद रखनी होगी बच्चों, लेकुना में 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। डायग्राम में मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, लेकुना में 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं बच्चों, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के जो सेल होंगे दे विल बी नोन एज ऑस्टियोसाइट। यहां एक लेकुना में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं, जबकि बोन के लेकुना में, एक लेकुना में वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट पाया जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक और पॉइंट समझ लें बच्चों, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कार्टिलेज के मेन सेल्स हैं, तो ये भी कार्टिलेज की मैट्रिक्स का सिक्रेशन करते हैं। यानी कि कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय बोथ कॉन्ड्रोब्लास्ट एज वेल एज कॉन्ड्रोसाइट। चलिए बच्चों, मैट्रिक्स की बात हो गई है, कार्टिलेज के सेल्स की बात हो गई। अब लास्ट में हम बात करते हैं रिगार्डिंग फाइबर्स। फाइबर्स का फॉर्मेशन भी कौन करेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। याद कीजिए, दीज आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट सेल, और इनका मेन फंक्शन था प्रोटीन फाइबर्स बनाना। तो देखिए बच्चों, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, इन्होंने 2 टाइप के फाइबर्स का सिंथेसिस और सिक्रेशन किया है, दैट इज कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर। अब फाइबर से रिलेटेड आपके मॉड्यूल में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान सुने बच्चों, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द कार्टिलेज। हमें समझ में आ रहा है बच्चों, रिजिडिटी का कारण तो है कोलेजन फाइबर, जबकि इलास्टिसिटी का कारण कौन होता है? इलास्टिक फाइबर। तो देखिए बच्चों, कार्टिलेज के तीनों कंपोनेंट्स आपके सामने आ चुके हैं। तीनों को किसने बनाया है? कॉन्ड्रोब्लास्ट ने। हम मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं, हम सेल्स की बात कर चुके हैं, और फाइबर्स की बात कर चुके हैं। इसी के साथ एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हमारे सामने कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, 2 और कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कुछ और स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। बच्चों, ब्लास्ट वर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, यानी बनाने वाले। ऑन द अदर हैंड, क्लास्ट वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, यानी कि तोड़ने वाले। तो एक्चुअली में क्या होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को बनाता जाता है, जबकि
कॉन्ड्रोक्लास्ट उसके एंटागोनिस्टिकली एक्शन करता है, ये कार्टिलेज को टाइम टू टाइम तोड़ता जाता है ताकि हमारे कार्टिलेज को जिंदगी भर एक यूनिफॉर्म शेप में मेंटेन किया जा सके। और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कार्टिलेज, आप ध्यान सुने बच्चों, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नॉन वस्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि बच्चों कार्टिलेज की मैट्रिक्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जब हम बोन डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स सिचुएटेड होंगी, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कार्टिलेज इज ए नॉन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ध्यान सुने बच्चों, अब डाउट यह आता है अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है तो जो कार्टिलेज के अंदर जो कंपोनेंट्स है जैसे कि कार्टिलेज के सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स, इन्हें न्यूट्रिशन कौन देगा? तो घबराने वाली बात नहीं है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या हुआ? कार्टिलेज की जो कवरिंग है बच्चों दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई होती है और वहां से सिंपल डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन एंटायर कार्टिलेज को डिलीवर कर दिया जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। बच्चों मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार आप इसको जल्दी से रिव्यू कर लें, फिर जितना पार्ट हमने समझा है इसको एक बार हम आपके मॉडल की थ्योरी को अगली 4 स्लाइड्स की हेल्प से एक बार पढ़कर भी देखेंगे। तो मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप मेरे साथ इसको रिव्यू कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार आपके मॉडल के स्टेटमेंट्स साथ बाय साथ कवर करते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, और मैंने आपको बताया इट इज कंपोज्ड ऑफ इररेगुलर यानी शीथ ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था बच्चों, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कार्टिलेज व्हिच आर नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। तभी मैंने आपसे कहा था कार्टिलेज की ग्रोथ हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉन्ड्रोब्लास्ट आर द एक्टिव सेल, और मैंने कहा था दे डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट एंड सिंथेसाइज द मैट्रिक्स। बच्चों यही कॉन्ड्रोब्लास्ट ये कार्टिलेज के सेल यानी कॉन्ड्रोसाइट भी बनाते हैं, यही मैट्रिक्स बनाते हैं और यही फाइबर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैट्रिक्स सॉलिड है, कोई सेंट्रल कैविटी नहीं है, अनलाइक बोन्स। मैट्रिक्स प्लायबल है, लचीलापन है और दबाव झेलने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने आपसे कहा कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज नोन एज लेकुना, पर खास बात यह है एक लेकुना में सिर्फ 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स मिल सकते हैं, जबकि बच्चों बोन में एक लेकुना में सिर्फ और सिर्फ 1 ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। आगे मूव करते हैं बच्चों, कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। मैंने आपको बताया कॉन्ड्रोब्लास्ट के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ताकि कार्टिलेज को जिंदगी भर एक प्रॉपर शेप में मेंटेन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन, और मैंने आपसे कहा यह बनती है हाई एलिनोनिक एसिड दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और साथ ही साथ मिनरल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। मॉडल का एक स्टेटमेंट फिर से समझाया बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द कार्टिलेज। और लास्ट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड सप्लाई इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज बट इट इज प्रेजेंट इन द पेरिकॉन्ड्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरल कार्टिलेज। अब हमें क्या करना है बच्चों, कार्टिलेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हम करेंगे और अलग अलग टाइप की कार्टिलेज को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दैट इज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, और यहां पर बच्चों हम 4 अलग अलग टाइप के कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं बच्चों ये वो पार्ट है जो एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके साथ जरूर चलेगा, तो आप ध्यान सुनेंगे। पहला कार्टिलेज डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज। बच्चों हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में एक चीज याद रखें, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द एनिमल बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम कार्टिलेज इन आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी में जितने भी कार्टिलेज हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन सा होगा? हाईलाइन कार्टिलेज। और एक और खास बात सुने बच्चों, आज तो हमारा एंडोस्केलेटन मेनली बनता है बोन से। आप जानते हैं बच्चों एक हड्डियों से बना कंकाल है जो हमारी बॉडी का स्केलेटन तैयार करता है, लेकिन एम्ब्रायनिक स्टेज में जो एंडोस्केलेटन होता है वो मेनली बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज का। यानी इतना याद रखेंगे, एम्ब्रायनिक स्केलेटन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसे कौन बनाता है? हाईलाइन कार्टिलेज। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल कर आता बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, एम्ब्रायनिक स्केलेटन बनाएगा हाईलाइन कार्टिलेज,
लेकिन आज हमारा स्केलेटन बना हुआ है बोन से। इसका मतलब क्या हुआ होगा, समय के साथ साथ वही हाइलाइन कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गया होगा, बोन्स के अंदर। यानी बच्चों उसी हाइलाइन कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन हुआ होगा और वही कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो गया होगा, बोन में। इसीलिए तो हम कहते हैं बच्चों हमारे शरीर की जो मैक्सिमम बोन्स हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, और ऐसी बोन्स जो कि कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, सच बोन्स आर नोन एज कार्टिलेजिनस बोन। तो अगला पॉइंट आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप ध्यान सुने बच्चों। Most of the part of embryonic skeleton is composed of this cartilage. So the maximum bones of body are cartilaginous in nature. अब देखिए बच्चों, कार्टिलेज का डायग्राम हमने पढ़ा था, उसमें कुछ बदलाव हमें करने हैं ताकि हम क्या बना सकें, हाइलाइन कार्टिलेज। तो देखिए बच्चों, हाइलाइन में आप इस वर्ड पर जाइए, हायल बच्चों हायल वर्ड का मतलब ही होता है ग्लास लाइक, यानी कांच की तरह। तो एक्चुअली में क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो ग्लास लाइक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास लाइक मैट्रिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। मैंने कहा हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स कांच की तरह होती है बच्चों, पर कैसा कांच, नीला कांच यानी ब्लूइश कांच। तभी तो देखिए बच्चों हमने मैट्रिक्स को यहां पर ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो बस इतना याद रखेंगे, हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो ग्लास लाइक होती है, ब्लूइश होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है बच्चों। आप 3 वर्ड पढ़ते हैं, अगर आर पार क्लियरली देखा जा सके दैट इज ट्रांसपेरेंट, अगर आर पार ना देखा जा सके दैट इज ओपेक, लेकिन अगर धुंधला धुंधला देखा जा सके दैट वुड बी टर्म्ड एज ट्रांसल्यूसेंट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो ग्लास लाइक होती है, ब्लूइश होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है। और एक और खास बात बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो क्लियर होती है, यानी बच्चों इस मैट्रिक्स में फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें बच्चों, हमने उस बेसिक कार्टिलेज के डायग्राम में से बस फाइबर्स को यहां से एलिमिनेट कर दिया है। तो इतना याद रखेंगे, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। वैसे बच्चों हायर लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा, मैं आपको कंसेप्चुअली सही यहां बताने जा रहा हूं। हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स में फाइबर्स बीच में आपको नजर नहीं आते। एक्चुअली में वो जो फाइबर्स होते हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज में पेरीफेरी पर सिचुएटेड हो जाया करते हैं। पर पीएमटी लेवल पर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा कार्टिलेज है जिसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे, देन योर आंसर शुड बी हाइलाइन कार्टिलेज। यानी वापस से दोहरा रहा हूं बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो ग्लास लाइक होती है, ब्लूइश होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है और हाइलाइन होती है, क्लियर होती है। इसका मतलब फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइलाइन कार्टिलेज। अब हमें ये देखना है बच्चों कि एम्ब्रायनिक स्केलेटन तो ये बनाता था, पर हमने क्या कहा, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी। तो आज हमारे शरीर में ये कहां पाया जाता है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप ध्यान सुनिए बच्चों, पहला एग्जांपल हमने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, लेरिंजियल कार्टिलेजेस। बच्चों आप जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट फिर से आएगा, यहां सुन लें वहां मुस्कुरा लेना बच्चों। ध्यान सुने, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हमारे लैरिंग्स में आपको मेनली 4 टाइप की कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन करवाया जाता है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो याद रखेंगे बच्चों, लैरिंग्स के जो मैक्सिमम कार्टिलेजेस होते हैं या फिर मेरी सीक्वेंस के शुरुआत वाले जो 3 कार्टिलेजेस होंगे, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये कार्टिलेज किससे बनते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज से। तो बस इतना याद रखेंगे, लैरिंग्स के मैक्सिमम कार्टिलेज दे आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। आप जानते हैं बच्चों, लैरिंग्स के बाद एक कंटिन्यू स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है, इलोंगेटेड पार्ट, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होती है बच्चों ब्रोंकाई में, और आपको पता होगा ट्रैकिया और ब्रोंकाई में हमें कुछ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती है जिनका फंक्शन होता है उन स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स होने से बचाना। और वो जो रिंग्स होती हैं, दोज रिंग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने लिखा नेजल सेप्टम। आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो बच्चों, हमारी ये जो दोनों नेजल स्ट्रक्चर्स के बीच में ये जो सेंटर में आपको पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज नेजल सेप्टम एंड इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। एक और एग्जांपल लिखा है बच्चों, कोस्टल कार्टिलेज। आप जानते हैं सेंट्रल वेंट्रल साइड पर यहां पर एक बोन है स्टर्नम, डॉर्सल साइड पर होती है बच्चों वर्टिब्रल कॉलम, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जो बोन्स कनेक्ट करती हैं दे आर नोन एज रिब्स। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, रिब्स जब स्टर्नम से जुड़ती हैं
तो उनके इस वाले एंड पर यानी एक्सटर्नल एंड पर हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज कॉस्टल कार्टिलेज। तो बस इतना याद रखेंगे, रिब्स के एक्सटर्नल एंड पर जो कार्टिलेज होता है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। एक और एग्जांपल हमने यहां पर मेंशन किया बच्चों, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। बच्चों आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, जहां पर दो लॉन्ग बोन्स जुड़ती हैं। देखिए बच्चों, अगर डायरेक्टली लंबी हड्डियों को जोड़ दिया जाएगा तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो क्या होगा, जहां दो लॉन्ग बोन्स जुड़ती हैं उनके एंड पर पेरीओस्टियम तो एब्सेंट होता है और उसकी जगह कौन सा कार्टिलेज लगा दिया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज, विच इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। खास बात ये बच्चों, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। अब देखिए बच्चों, अगर आप हाइलाइन कार्टिलेज में फाइबर्स को ऐड कर दें तो उसका नाम हो जाएगा फाइब्रस कार्टिलेज। अगर आप इलास्टिक फाइबर ऐड करते हैं, येलो फाइबर्स ऐड करते हैं, दैट वुड बी टर्म्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज। और अगर आप कोलेजन फाइबर ऐड करेंगे दैट वुड बी टर्म्ड एज कोलेजन कार्टिलेज या फिर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो देखिए बच्चों, सेकेंड टाइप का कार्टिलेज है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। मैंने आपको बता दिया ये एक ऐसा कार्टिलेज है जिसकी मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स भारी मात्रा में मिलेंगे। और आप जानते हैं बच्चों, येलो फाइबर्स में इलास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ अवर बॉडी। तो देखिए बच्चों, ये था सेकेंड नंबर ऑफ कार्टिलेज दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इसके एक बेहद ही आसान एग्जांपल्स हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं टिप ऑफ नोज। देखिए बच्चों, नोज का जो टिप वाला पार्ट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। एक एग्जांपल लिखा है ईयर पिन्ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ईयर पिन्ना हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इलास्टिक कार्टिलेज। एक एग्जांपल लिखा है वॉल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। आप जानते हैं बच्चों, हमारे मिडल ईयर को हमारे फेरिंग्स वाले पार्ट से एक डक्ट जोड़ती है, दैट इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। और बच्चों, इस ट्यूब की वॉल में भी कौन सा कार्टिलेज मिलता है, इलास्टिक कार्टिलेज। और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे बच्चों एपिग्लॉटिस। आप जानते हैं एपिग्लॉटिस, आप रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और एक हमने बात करी थी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ऑफ लैरिंग्स। चलिए बच्चों, दिस इज अबाउट इलास्टिक कार्टिलेज। अब देखिए, अगर कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर के बंडल अगर भारी मात्रा में प्रेजेंट होंगे देन दैट कार्टिलेज वुड बी टर्म्ड एज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और आप जानते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स, इसीलिए हम कहते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। और बच्चों, इस कार्टिलेज के बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एकमात्र ऐसा कार्टिलेज है जिसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग यानी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाई जाती है। तो इतना याद रखेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट अराउंड द व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है यानी जो इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो पूरा का पूरा ही कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाया करता है। चलिए बच्चों, अब व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के दो क्लासिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल है दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। आप जानते हैं बच्चों, इस ग्राफिक के जरिए आपको अपने एंडोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है दैट इज पेल्विक गर्डल। और आप जानते होंगे बच्चों, हम अपने पेल्विक गर्डल को दो हाफ में डिवाइड करते हैं एंड ईच हाफ इज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन, जिसे हम कहते हैं कॉक्सल बोन या फिर ओस इनोमिनेटा। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री डिफरेंट बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए बच्चों, पेल्विक गर्डल का ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये उसका वेंट्रल साइड है यानी आगे वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये डोर्सल साइड है यानी पीछे वाला पार्ट है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, वेंट्रल साइड में दोनों प्यूबिक बोन्स को जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इतना याद रखेंगे, the two halves of the pelvic girdle are connected with the help of a structure known as pubic symphysis which is composed of a white fibrous cartilage। चलिए बच्चों, दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नाम से पता चल रहा है बच्चों, दो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होगी दैट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप डायग्राम्स ऑब्जर्व करेंगे, दो वर्टिब्री की बॉडी के बीच में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की जो डिस्क प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और एक्चुअली बच्चों, दिस डिस्क एक्ट एज ए पैड ऑफ कुशन, यानी बच्चों ये कुशन की तरह काम करती है ताकि मैकेनिकल शॉक्स को और मैकेनिकल जर्क्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और लास्ट में एक और पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बेहद सॉफ्ट होता है एंड दैट सेंट्रल सॉफ्ट पोर्शन ऑफ दिस डिस्क इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस। तो दिस इज अबाउट व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। चलिए बच्चों, कार्टिलेज में लास्ट कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। आपको इतना याद रखना है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। चूंकि नाम से पता चल रहा है
हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स में बस आप कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो बस इतना याद रखेंगे, अगर हाइलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाएगा देन दैट कार्टिलेज विल बी टर्म्ड एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और जाहिर सी बात है बच्चों, जब कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये ऐसा कार्टिलेज होगा जिसकी मैट्रिक्स बिल्कुल बोन्स की तरह हार्ड हो जाया करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, white fibrous cartilage strongest cartilage and calcified cartilage is the hardest cartilage formed by the modification of hyaline cartilage। बच्चों दो एग्जांपल्स हमने यहां पर इसके मेंशन किए हैं। पहला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस, यानी इन जनरल याद रखें लॉन्ग बोन्स का जो हेड वाला पार्ट होता है वो किससे बनता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज।